हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 201। इससे पहले इस कहानी के 200 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। धानी ने थोड़ा सा इमोशनल होकर कहा कि मैं उसे रखकर भूल गई हूँ और वो खो भी गया है। पता नहीं कहाँ पर खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे तो अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया है वो नेकलेस। इतना कहकर धानी फिर से उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे। धैर्य, जो कि धानी को बहुत ही गौर से देख रहा था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। धैर्य बोलता है कि धानी प्लीज शांत हो जाओ, घर में ही होगा, मिल जाएगा। इतना पैनिक क्यों हो रही हो तुम? धानी रोते रोते बोलती है कि मैंने बोला था मम्मी जी से कि मैं उसे खो दूंगी, मुझे इतना महंगा गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन मम्मी ने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती दे दिया था। अब मुझे वो मिल नहीं रहा है। अब मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मम्मी जी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे वो चाहिए। इतना कहकर धानी और भी ज़्यादा पैनिक होकर उसे ढूंढने लगती है। धैर्य ने धानी की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। और धानी, जो कि अपने आंसुओं को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो अब और भी ज़्यादा बहने लगते हैं। धैर्य ने धानी के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा कि शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ यार धानी, नेकलेस ही है ना, मिल जाएगा, क्यों इतना परेशान हो? नहीं मिला तो फिर तुम्हारा पति बहुत अमीर है, दूसरा दिलवा देगा तुम्हें। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखो अपनी हालत कैसी कर ली है तुमने रो रो कर। इतना का तो नेकलेस भी नहीं होगा जितने की तुमने अपने आंसू बहा दिए हैं। थोड़ी देर में ही धानी को संभालने के बाद फिर धैर्य ने भी धानी को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि चलो अब साथ में ढूंढते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन हाँ रोना नहीं। धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर आखिरकार वो दोनों साथ में नेकलेस को ढूंढने लगे थे। और फिर फाइनली आधे घंटे की मेहनत करने के बाद नेकलेस धैर्य को नाइट स्टैंड की डोर में रखा हुआ मिल गया था। उसने धानी को दिखाते हुए कहा कि धानी देखो, क्या यही है वो नेकलेस जिसे तुम इतना ज़्यादा ढूंढ रही हो? धानी ने नेकलेस की तरफ एक नज़र देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और जल्दी से धैर्य के पास भागती हुए आती है। और फिर उसने जल्दी से नेकलेस की ओर देखा और बोलती है कि हाँ हाँ यही तो नेकलेस है, मैं इसे अभी आके अभी मम्मी जी को वापस करके आती हूँ, नहीं तो फिर से खो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर की तरफ भागती है, लेकिन उससे पहले ही धैर्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसे प्यार से अपनी तरफ खींचा। और फिर धानी, जो कि धैर्य को देख रही थी, और फिर वो धैर्य बोलता है कि अब मिल गया है ना, तो फिर वापस क्यों करने के लिए जा रही हो यार, बिल्कुल पागल हो क्या? तो धानी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे वापस करके आती हूँ, वरना फिर से खो दूंगी मैं, और फिर इस बार तो नहीं मिलेगा। इतना कहकर धानी धैर्य से हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर चली गई और फिर सीधा सौम्या और नरेन के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। उसने पहले अपने आंसू को अच्छे से पोंछा और खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि सौम्या उसकी आंखों में आंसू देखे, वरना उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती। सौम्या उसे बहुत ज़्यादा डांटती। धानी धीरे से अंदर गई और नरेन, जो कि सोफे पर बैठा हुआ कुछ फाइल्स को देख रहा था, और सौम्या शायद पुराने कपड़े को कबर्ड से निकाल रही थी। धानी को देखकर सौम्या बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, कुछ काम था क्या तुम्हें? तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तब तक धैर्य भी कमरे में आ गया था। सौम्या ने एक नज़र धैर्य को देखा और फिर धैर्य ने भी अपने कंधे उचका दिए। फिर उसने धानी की तरफ देखा तो धानी ने भी नेकलेस अब सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मम्मी जी, वो मुझे ना ये नेकलेस नहीं चाहिए। नेकलेस को देखकर सौम्या बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो बोलती है कि धानी क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें ये नेकलेस? धानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से बोलती है कि माँ ये खो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला है मुझे, मैं इसे नहीं संभाल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा है ये। तो सौम्या बोलती है कि धानी, तुम राठौड़ खानदान की बहू हो, अब तुम्हें ये सब तो आज नहीं कल संभालना ही पड़ेगा ना, तो फिर अभी से ही संभालने की आदत डाल दो। मैं हमेशा तो यहाँ पर नहीं रहूँगी ना, अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर एक दिन चली जाऊँगी। तो धानी भी अपनी मासूमियत के चलते सौम्या की तरफ देखकर बोलती है कि जहाँ भी जाना है ये सब कुछ लेकर ही जाना है आपको, मैं नहीं ले सकती हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी, या फिर पापा को भी सारी जिम्मेदारी आप देकर चली जाना। आप जहाँ भी जा रही हो ना माँ, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, जहाँ भी जा रही हो आप मुझे भी लेकर चलना, मैं आपके
बिना अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है यहाँ पर रहना। ये तो ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं पूरा दिन अकेले रहूँगी क्या घर पर? तो जहाँ भी जा रही हो आप मुझे भी लेकर चलना आप प्लीज़। ये सुनते ही सौम्या, नरेन और धैर्य तीनों ही अपने माथे पर अपनी हथेली मार लेते हैं और एकदम से चटाक की आवाज़ हुई। तो फिर धानी ने भी अब तीनों को अपनी मासूमियत भरी नज़रों से देखा और फिर नरेन ने भी धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि तुझे मिली कहाँ पर ये लड़की? यार बिल्कुल पागल है। धैर्य ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अनाथ आश्रम में मिली थी पापा, तब तो ज़बरदस्ती शादी हुई थी मेरी इसके साथ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद दुनिया की सबसे मासूम लड़की से मेरी शादी हो गई है अब। वैसे पापा अच्छी है ना मेरी वाली? आपकी वाली से तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, आपकी वाली तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नरेन ने हंसकर कहा कि मासूम तो मेरी वाली भी बहुत ज़्यादा है, समझा तू? लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तेरी वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू तो इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते पहले। सौम्या गुस्से में बोलती है कि तुम बाप बेटे एकदम से पागल हो गए हो क्या? उस लड़की को समझा नहीं रहे हो बल्कि उसका और भी ज़्यादा मजाक बना रहे हो क्या? तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तो धानी ने भी अब बच्चों सा मुंह बनाकर कहा कि मम्मी पापा और ये मेरा मजाक बना रहे हैं क्या? तो सौम्या ने भी बहुत ही प्यार से धानी के बालों में हाथ फेरा और फिर बोलती है कि हाँ, ये दोनों ही तुम्हारा मजाक बना रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारी बातें ही कुछ ऐसी होती हैं एकदम से मासूम वाली। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना भी नहीं चाहिए। अब तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर, वरना तुम तो सच में घर को संभाल नहीं पाओगी। सौम्या ने भी अब नेकलेस वापस से धानी के हाथों में रखते हुए कहा कि धानी मेरी बात प्यार से और अच्छे से ध्यान से सुनो, ओके? तो तुम ना अब राठौड़ खानदान की बहू हो गई हो, राठौड़ खानदान की, और तुम्हें ये सब कुछ अब संभालना ही होगा। फिर तुम चाहे जैसे संभालो, ये तो एक छोटा सा नेकलेस है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी तो फिर पूरी फैमिली को कैसे संभालोगी बेटा? अभी तो मैं तुम्हें बहुत सारे नेकलेस दूंगी, इसी तरह से बहुत सारे गिफ्ट भी दूंगी, बहुत सारे पैसे दूंगी, बहुत सारे रीति रिवाज सिखाऊंगी तुम्हें, तब भी क्या तुम यही कहोगे कि मम्मी जी मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा? आज नहीं तो कल तुम्हें ये सब कुछ संभालना ही होगा बेटा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। धानी ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि पर माँ मुझसे ये फिर से खो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी? ये बहुत ज़्यादा महंगा है। सौम्या बोलती है कि कहीं नहीं खोएगा, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, कोई चुराएगा भी ना तो फिर पता चल जाएगा। तुम्हें बस इसे संभाल कर रखना होगा, जिससे तुम्हें याद रहे जहाँ पर भी तुम इसे रखो। अब इसे लेकर अपने कमरे में जाओ और संभालो, समझी तुम? धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप से उस नेकलेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही धैर्य ने सौम्या की तरफ थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाकर देखा और कहा कि थोड़ी तेज लेकर आनी चाहिए थी मुझे लगता है माँ। नरेन बोलता है कि वो जैसी भी है ना बहुत अच्छी है, बस उसे थोड़ा सा समझदार बनाओ बेटा। अब जाओ यहाँ से तुम भी, मुझे और अपनी माँ को थोड़ा सा डिस्टर्ब मत किया करो, हर वक्त आकर तुम मियाँ बेबी डिस्टर्ब कर देते हो। धैर्य ने भी अपने पापा को देखा और बोलता है कि बुढ़ापे में भी चैन नहीं है आपको, सच में आप इतने रोमांटिक हो क्या पापा? नरेन ने भी फाइल को टेबल पर रखा और फिर धैर्य को गुस्से से घूर कर देखा तो धैर्य भी अब हवा की तरह वहां से 9-2-11 हो गया था। तो धैर्य जब अपने कमरे में आया तो धानी कमरे को समेट रही थी, क्योंकि वो सारा कमरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। नेकलेस के चक्कर में धानी ने बहुत सारी चीजें फैला कर रखी थी। धैर्य कुछ देर तक तो अब धानी को ही देखता रहता है, सच में धानी कितनी ज्यादा मासूम थी। धैर्य ने भी धानी को पीछे से प्यार से गले लगा लिया और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। धानी थोड़ा सा सिकुड़ गई थी और फिर वो हल्की आवाज में बोलती है कि हटिए ना, मुझे कमरे को समेटना है, देखिए ना कितना ज्यादा सामान फैला हुआ है। धैर्य बोलता है कि कमरा नौकर समेट देंगे, तुम तो बस मुझे खुद में समेट लो। तो धानी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी अब पलट कर धैर्य की तरफ देखा तो धैर्य ने भी अगले ही पल धानी को किस करना शुरू कर दिया था। उसने धानी के होंठ कैप्चर कर लिए और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे धानी को वो प्यार की दुनिया में लेकर गया। पहले ही कमरा इतना ज्यादा बिखरा हुआ था और फिर अब धैर्य की हरकत की वजह से अब कमरा और भी ज्यादा बिखर गया था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। इधर दूसरी तरफ संकल्प वॉशरूम से नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि पूरे बेड पर सामान बिखरा हुआ था और सिया उससे ड्रेस निकाल कर खुद पर लगाकर मिरर में देख रही थी और बार बार मुंह बनाकर ड्रेस को साइड में रख रही थी। संकल्प बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन सिया को इतना ज्यादा खुश देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो गई थी। उसने अपने बालों को टॉवल से अच्छे से पोंछा और फिर सिया की तरफ देखकर बोलता है कि सिया ये सब कुछ हटाओ ना यार प्लीज, नींद आ रही है बहुत तेज मुझे। तो सिया ने भी अब संकल्प की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा खुश होकर बोलती है कि संकल्प ये देखो ना मैं कितनी सारी ड्रेस लेकर आई हूँ शॉपिंग करके। वैसे तो मैंने मना किया था सबको, लेकिन दादी ने बड़े पापा का क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड ही हाथ में थमा दिया था और फिर मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि शॉपिंग करके ही आनी है। और फिर तुम्हें पता है हम सब देवरानी जेठानी ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। साथ में हमने कितनी सारी ड्रेसेस ली हैं। संकल्प सिया की खुशी देख रहा था और फिर आज से पहले उसने सिया को कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था। ये तो हर लड़की की फितरत ही होती है, जब भी उसे नए कपड़े या ज्वेलरीज या फिर उनकी पसंद की कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सिया भी अब नॉर्मल लड़कियों जैसी ही थी। आज वो सच में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। इतने सारे कपड़े देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वैसे भी जब से धनराज अंकल की मौत हुई थी तब से लेकर अब तक उसने खुद के लिए कभी भी शॉपिंग नहीं करी थी, लेकिन आज उसने खुद के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी और इसीलिए अब वो बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। फिर संकल्प ने धीरे से कहा कि अच्छा, मेरे लिए भी कुछ लेकर आई हो क्या? तो सिया ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक पैकेट उठाकर संकल्प की ओर बढ़ा दिया और बोलती है कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ मैं ये लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये पसंद आ गया था तुम्हारे लिए। अगर आपको ये पसंद ना हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं निर्भय भैया को ही दे दूंगी क्योंकि उन्हें ज़रूर पसंद आ जाएगा। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा पैकेट को देखते हुए कहा कि ऐसे कैसे दे दोगी तुम निर्भय को? जब मेरे लिए लेकर आई हो तो फिर मैं ही पहन लूँगा ना इसे, ज़रूरी है किसी और को देना? इतना कहकर उसने जल्दी से पैकेट को खोल कर देखा तो उसमें एक शर्ट और जीन्स रखी हुई थी और वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। संकल्प थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बात है सुजुका, तुम तो बड़े ही अच्छे कपड़े लेकर आई हो मेरे लिए, मैं इसे दिवाली पर जरूर पहन लूँगा। इतना कहकर उसने वापस से कपड़े जल्दी से फोल्ड करके उसी बैग में रख दिए और फिर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ अब तुम इसे हटाओ, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है। देखा ना तुमने आज दादी ने कैसे गधों की तरह हम लोगों से काम करवाया है, काम कर करके सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। तो सिया बोलती है कि हाँ हाँ हटाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से बैग्स को इधर उधर रखने लगती है और तभी संकल्प को भी एकदम से शरारत सूझ गई और फिर उसने सिया को पीछे से अपने गले लगा लिया और फिर सिया जो एकदम से हैरान हो जाती है और फिर संकल्प बोलता है कि सुजुका, मुझे ना बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर तो सिया थोड़ा सा पैनिक हो गई थी और फिर उसने पलट कर संकल्प को अपने गले लगा लिया और उसकी कमर को हल्का हल्का सा रब करते हुए घबराती हुई आवाज़ में बोलती है कि क्या हुआ है संकल्प, बताओ ना क्या हुआ है, क्यों चक्कर आ रहा है तुम्हें? संकल्प बोलता है कि पता नहीं, हल्के से बस चक्कर आ रहे हैं सुजुका। तो सिया ने भी अब संकल्प को बेड पर आराम से बैठाने लगती है और फिर उसने अपना सारा सामान जल्दी जल्दी से फर्श पर ऐसे ही फेंक दिया और फिर उसे इस वक्त सामान की नहीं बल्कि संकल्प के लिए फिक्र हो रही थी। उसने संकल्प को धीरे से बैठाया और फिर उसके सीने को हल्का सा रब करने लगती है और फिर एकदम से उठकर बाहर की तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी संकल्प ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और फिर से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए प्यार से बोलता है कि कहाँ जा रही हो सुजुका, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे फिर। सिया बोलती है कि किसी को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, छोड़ो ना मुझे, लेकर आती हूँ अभी मैं किसी को बुलाकर। तो संकल्प ने सिया पर अपनी पकड़ थोड़ा सा कसते हुए कहा कि किसी को भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही दर्द हो रहा है मुझे, अब चक्कर नहीं आ रहे, अब बस थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही रहोगी ना प्लीज़, सही हो जाएगा। सिया को लगा कि संकल्प को सच में चक्कर आ गए हैं और वैसे भी आज उसने बहुत सारा काम किया था। सिया ने भी संकल्प को अब खुद से दूर नहीं किया, वो वैसे ही उसको गले लगाए रहती है, लेकिन संकल्प पर इतना टाइट हक करने की वजह से उसे अब अनकंफर्टेबल फील जरूर हो रहा था। वहीं संकल्प सिया की खुशबू में खोता चला गया। वो तो अपने प्यार का एहसास सिया को भी करवाना चाहता था। पहली बार उसने सिया को इतने कसकर गले लगाया हुआ था। संकल्प ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे धीरे उसे नींद के आगोश में वो चला जाता है, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था काम करने की वजह से। लेकिन नींद में भी उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा कसी हुई थी सिया के ऊपर। सिया ने भी संकल्प को थोड़ा सा खुद से छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन संकल्प ने सिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सिया ने भी अब फिर से अपना चेहरा संकल्प के सीने पर रख लिया और फिर वो भी आराम से सो जाती है, क्योंकि शॉपिंग करने की वजह से थक तो वो भी बहुत ज़्यादा गई थी, नींद उसे भी आने लगी थी। दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सो जाते हैं। दोनों ही अब दुनिया से बिल्कुल बेखबर थे और सिया जो अब धीरे धीरे संकल्प को महसूस करने लगी थी, बस अब उसे संकल्प के सामने बोलना था कि वो भी अब प्रताप हाउस छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसे भी धीरे धीरे संकल्प से प्यार होने लगा था, जबकि संकल्प तो अच्छे से ये जानता था कि सिया अब कहीं भी नहीं जाने वाली है। इधर दूसरी तरफ अजय जब अपने घर आया तो ज्योति अंजलि को गोद में लेकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी और फिर ज्योति ने भी टाइम देखा तो अब रात के 12 बजे का समय हो रहा था और अजय जो कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था, क्योंकि उसकी कंपनी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही थी
और फिर जिसकी वजह से वो अब 16-17 घंटे काम करता था। ज्योति ने जब अजय को आज देखा तो उसे भी अजय पर थोड़ा सा तरस आ गया था। उसे भी कहीं ना कहीं अजय के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा काम करता है। अजय सच में बुरे तरीके से थका हुआ था। उसकी आंखें के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए थे और फिर उसने बैग सोफे पर रखा और फिर थोड़ी देर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद करी और फिर आंखें बंद करते ही वो कब नींद की आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। वो बैठे बैठे ही सो जाता है। ज्योति अजय को ही देख रही थी और फिर ज्योति के दिल ने एकदम से कहा कि ये क्या कर रही है ज्योति, तू उसे भी तो तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है ना। देख देख ज़रा क्या हालत हो गई है उसकी, कितना ज़्यादा थक गया है वो। ऑफिस में इतना सारा काम करता है और रात को अंजलि को भी 1-2 घंटे खुद ही संभालता है और फिर कुछ तो तरस खा उस पर। कितना मासूम है तेरा अजय, आज नहीं तो कल तेरे और उसके बीच में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और फिर तू ऐसा नहीं कर सकती है उसके साथ, तू अभी क्यों नहीं ठीक कर लेती है सारी चीज़ें। ज्योति भी अपने ही ख्यालों में गुम हुई थी और फिर उसने भी महसूस किया कि अंजलि भी सो गई है। ज्योति शीतल के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। तभी शीतल ने भी दरवाज़ा खोला तो शीतल ने भी ज्योति को अपने कमरे के बाहर खड़े हुए देखा तो एकदम से पूछा कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो ज्योति। तो ज्योति ने कहा कि माँ अजय आ गए हैं। तो शीतल बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे खाना दे देती हूँ। शीतल अब जैसे ही बाहर की तरफ जाने को हुई तभी ज्योति ने कहा कि माँ उन्हें खाना मैं दे दूँगी, आप आराम से सो जाइए, आप अंजलि को बस अपने पास लेटा लीजिए, ये बार बार उठ जाती है ना तो फिर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। शीतल ने अंजलि को अपनी गोद में लिया और फिर अपना एक हाथ उठाकर ज्योति के सिर पर प्यार से फेरते हुए कहा कि ज्योति पास्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन फ्यूचर को तो अच्छा बना सकते हैं ना। तो तुम एक बार अजय के लिए ज़रूर सोचना। अजय को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है, तुमसे माफ़ी भी वो मांग चुका है बहुत बार। मेरे अजय को संभाल लो, मेरा अजय बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ज्योति ने भी कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप से हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही शीतल अंजलि को लेकर अपने कमरे के अंदर आ जाती है। मिस्टर ओबरॉय अभी तक सोए नहीं थे। उन्होंने अंजलि को जब देखा तो उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। शीतल ने भी अंजलि को अपने और मिस्टर ओबरॉय के बीचों बीच में लाकर लेटा लिया था और फिर मिस्टर ओबरॉय जो अपनी पोती के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगते हैं, प्यार से उसे देखने लगते हैं। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे। ज्योति भी अब बाहर अजय के पास आ गई थी। उसने अजय की बाजू पर हल्का सा अपना हाथ लगाया तो अजय ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ज्योति ने अजय के माथे पर अपना हाथ लगाया तो उसने महसूस हुआ कि उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। ज्योति ने अजय की गर्दन पर अपना हाथ लगाया तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्म था। ज्योति ने अजय के गालों को हल्का सा थपथपाते हुए कहा कि अजय उठो, देखो तुम यहाँ पर ही सो गए हो, खाना खा लो फिर आराम से सो जाना। ज्योति के 2-3 बार थपथपाने की वजह से अजय की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाता है और ज्योति को देखकर बोलता है कि एक गिलास पानी दे दोगी क्या। तो ज्योति ने भी अजय की तरफ देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जल्दी से किचन के अंदर जाती है और वहाँ से पानी का गिलास लेकर आती है। अजय के पास वो आती है और फिर उसने अपने अजय की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा कि अजय तुम ठीक नहीं हो क्या, शायद तुम्हें बुखार हो गया है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो अजय ने भी अब पानी का गिलास लिया और फिर उसे पी लेता है। अजय फिर थोड़ा सा खड़ा हुआ और फिर उसने अपना कोट उतारा और वहीं सोफे पर रख दिया और कमरे की तरफ जाने लगता है। ज्योति ने भी कोट उठाया और फिर बैग उठाया और फिर धीरे धीरे अजय के पीछे पीछे वो भी आ जाती है। उसने वो दोनों ही क्लाउज पर रखे और इतने में ही अजय धड़ाम से बेड पर आकर लेट गया था। ज्योति ने अजय के शूज़ रिमूव किए। अजय को इतना भी होश नहीं था कि वो अपने शूज़ रिमूव कर ले और उसने अभी तक अपने शूज़ पहने पहने ही वो आकर बेड पर लेट गया है। अजय की तबीयत सच में आज बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। ज्योति ने फिर से अजय के गालों पर थपथपा कर कहा कि अजय सुनो ना प्लीज़, गर्म पानी से नहा लो जाकर, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बदन का बुखार भी सही हो जाएगा। अजय ने भी करवट लेकर कहा कि ज्योति प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में नहाऊंगा, अभी मैं नहीं नहा पाऊंगा। ज्योति ने भी अजय की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बोलती है कि मेरी बात तो सुनो, ऐसे तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी तुम्हारी, मैं कह रही हूँ ना गर्म पानी से नहा लो, ठीक हो जाओगे तुम। अजय ज्योति की आंखों में देखकर मदहोशी की हालत में बोलता है कि मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं हो रही है ज्योति, तुम कह रही हो नहा लो, मैं नहीं नहा सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सुबह नहा लूँगा, मैं अभी सो जाने दो, अभी के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे सिर में सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ज्योति अजय को संभालते हुए फिर से बोलती है कि अजय प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, तुम्हें ना बुखार थकावट की वजह से हुआ है, अगर तुम नहा लोगे ना तो तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी और तुम्हारा बुखार भी उतर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें शावर देने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ, अब तो तुम चल सकते हो ना। ये सुनकर
अजय के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसने आंख अभी भी नहीं खोली थी, अपनी आंखें अभी भी बंद करी हुई थी, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। ज्योति ने एक बार फिर से अजय की बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा कि उठो उठो अजय, मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, सावर दिलाने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। इस बार अजय थोड़ा सा हिम्मत करके उठ गया था और फिर ज्योति उसे जैसे तैसे संभालती हुई सीधा वॉशरूम में लेकर आ जाती है। ज्योति ने अजय को एक छोटे से स्टूल पर बैठाया और फिर अजय भी जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ उस स्टूल पर बैठ जाता है, वरना उसके अंदर तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं घर में वो कैसे आ गया था, क्योंकि वो सच में अब बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। ज्योति भी पंजों के बल बैठ गई और फिर अजय की कमीज़ के बटन को खोलने लगती है। अजय ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया और फिर एक शरारत भरे अंदाज में बोला कि मेरी इज्जत खतरे में है, कोई बचा लो मुझे, थोड़ी तो शर्म करो तुम, ऐसे शर्म नहीं आती है मेरे सामने ऐसे मेरी ही बटनें खोल रही हो तुम, अभी तो हमारा ये रास्ता पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने अपना सिर ज्योति के कंधों पर रख लिया, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन इतना थका होने के बाद भी ज्योति को कमेंट करने से बाज नहीं आ रहा था। वो बार बार उसे कमेंट कर रहा था और शरारत भरी हरकतें कर रहा था। ज्योति, उसके चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी पकड़ अजय पर कसते हुए उसकी कमर पर हल्का सा मारते हुए कहा कि सुधर जाओ अजय, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो, अभी भी तुम्हें ना बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अजय बोलता है कि सुधरा हुआ तो हूँ मैं, जब से तुम चली गई हो ना तब से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है मुझे। जब तुम थी ना बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई है मेरे बिजनेस को, जिस वजह से मेरा बिजनेस भी अब दिन पर दिन डूबता चला जा रहा है। सच कहूँ तो मुझे पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ज्योति, मेरी 2 फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं, बस अब एक फैक्ट्री ही है जिसके भरोसे ये घर चल रहा है, वरना बहुत ही जल्द रोड पर आ जाऊंगा मैं। ये कहते हुए अजय के गले में एक दर्द साफ झलक रहा था, जिसे ज्योति महसूस भी कर रही थी। ज्योति ने भी अपनी पकड़ और ज़्यादा कस दी थी अजय के ऊपर और फिर अजय का ऐसा कहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर अजय का चेहरा अपने दोनों हाथों में प्यार से भरा और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी भी बद्दुआ नहीं दी है, कभी भी नहीं दिया है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम पर कोई भी आँच आ जाए, पर तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर हमेशा किया है। मेरा दिल ये कहता था कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर वापस आओगे और फिर तुम आ भी गए हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी से मेरे चले जाने से तुम्हारा सारा बिजनेस लॉस हुआ है, तो अब मैं वापस आ गई हूँ, अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वापस आ गई हूँ ना, तो फिर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बिजनेस के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना करूँगी, तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अजय। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो। तुम जब मुझसे झगड़ा करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हो। अजय ने एक बार फिर से अपना माथा ज्योति के कंधों पर टिका लिया और फिर बहुत ही धीरे से बोलता है कि आई एम सॉरी ज्योति, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, फिर से शुरू करते हैं। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, इस बार कोई भी गलत फहमी नहीं होगी, बस मैं, तुम और अंजलि और फिर मेरा परिवार, और कोई भी नहीं आएगा हमारे बीच। तो ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अजय के बालों में अपना हाथ प्यार से फेरते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही होगा, लेकिन पहले तुम नहा लो, अपने आप को तो संभालो, देखो तो तुमने कैसी हालत कर दी है अपनी, कैसी हो गई है तुम्हारी ऐसी हालत। अजय ने भी गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपना सिर ज्योति के कंधे से हटा लिया और ज्योति ने भी धीरे धीरे अजय की शर्ट रिमूव की और फिर बाल्टी में रखे गर्म पानी से मग से लेकर नहलाने लगती है। उसने धीरे धीरे करके अजय को नहला दिया था। अजय को भी अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, सच में उसकी सारी थकावट अब पानी के साथ साथ बह रही थी, उसे सच में अब बहुत ही ज्यादा हल्का फील हो रहा था। थोड़ी देर के बाद अजय बोलता है कि तुम शावर का इस्तेमाल भी तो कर सकती थी ना। ज्योति अभी अजय के बालों में शैम्पू करते हुए बोलती है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना, तो फिर वहाँ पर ऐसे नहीं नहाते हैं, बाल्टी से ही नहाते हैं, इसीलिए सोचा कि ऐसे ही नहला दूँ तुम्हें, शावर ही इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद ज्योति अजय को लेकर अब कमरे में आ जाती है। उसने अजय को बेड पर आराम से बैठाया और फिर उसके सामने उसके लोवर टी शर्ट को रखते हुए बोलती है कि मैं भी पूरी गीली हो गई हूँ, अभी के अभी शावर लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये कपड़े पहन लो, ओके। इतना कहकर ज्योति भी अब सीधा वॉशरूम के अंदर जाती है और अजय जो ज्योति को जाता हुआ देख रहा था, अजय अब काफ़ी हद तक ठीक फील कर रहा था और अपने आप को रिलैक्स करा रहा था और फिर अपने बालों को वो भी टॉवल से अच्छे से पोंछ रहा था और सच में उसे अब बुखार बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ी सी थकावट की वजह से शरीर उसका गर्म हो रहा था, उसका शरीर थोड़ा सा भारी हो गया था थकावट की वजह से। थोड़ी देर के बाद ज्योति भी नहा कर बाहर आती है और फिर उसने अजय को देखा तो उसे अजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
ज्योति जल्दी से बालकनी की तरफ जाती है तो अजय भी बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था और बिल्कुल एकदम से खोया हुआ था। तो ज्योति भी अब धीरे धीरे अजय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके कमर पर हाथ लगाकर बोलती है कि अब तबीयत ठीक है ना, अब तो तुम्हारे सिर पर दर्द नहीं हो रहा है, अब शरीर हल्का हो रहा है या फिर नहीं। अजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे अब। ज्योति ने कहा कि तो फिर ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। ज्योति जैसे ही अब जाने को हुई तभी अजय ने ज्योति की कलाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और फिर उसने अचानक से खींचकर अपने गले लगा लिया। ज्योति की आंखें एकदम से भर आई थी और उसका एक आंसू नीचे की तरफ बह गया। वो जितना अजय को इग्नोर कर रही थी, जितना वो अजय से दूर होने की कोशिश कर रही थी, उससे ज़्यादा ही वो अजय की तरफ खींची चली जाती थी, अजय के नज़दीक जा रही थी। इतना तो उसे भी अब समझ में आ रहा था कि अजय भी अब मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुका था। उसने भी कोई गलती नहीं करी थी, बस मिसअंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में आ गई थी, वरना तो ज्योति को वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों के बीच अब बात नहीं होती है, दोनों कुछ देर तक तो ऐसे ही एक दूसरे के गले लगाए खड़े रहते हैं। आखिरकार ज्योति ने कहा कि प्लीज़ माफ़ कर दिया है मैंने तुम्हें, अब ऐसे रिएक्ट मत करो। अजय बोलता है कि माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ तुम्हें, बस महसूस कर रहा हूँ महसूस ज्योति, पहले वाली ज्योति को देखना चाहता हूँ मैं, जो हमेशा खुश रहती थी, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, बहुत चुलबुली सी थी मेरी ज्योति, वो ज्योति जो बात बात पर मुझे कमेंट करती थी, वो ज्योति जो मुझे बहुत सारा प्यार करती थी, जो मेरी बहुत सारी केयर करती थी। ज्योति प्लीज़ मुझे खाना नहीं खाना है, प्लीज़ आज मेरे हिस्से का प्यार मुझे दे दो, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही ज्योति की दूसरी आंखों से भी पानी टपक गया था और ज्योति ने एक गहरी सांस ली और फिर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने अजय को खुद से दूर किया और बोलती है कि पहले खाना खा लो तुम, उसके बाद हम दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अजय ने भी आंख मारते हुए कहा कि हाँ सही कह रही हो तुम, एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना इसके लिए। ये सुनकर तो ज्योति के गाल भी हल्के हल्के से लाल हो गए थे और शर्म के मारे नजरें नीचे हो गई थी और फिर उसने एक पंच बनाकर अजय के सीने पर मारा और बोलती है कि मैं खाना लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो आप। थोड़ी देर के बाद दोनों ही सोफे पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और फिर खाना खाने के बाद ज्योति बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। ज्योति किचन में बर्तन रखकर जैसे ही पलटी तो सामने शीतल खड़ी हुई थी। शीतल को देखकर ज्योति ने कहा कि क्या हुआ है माँ, अंजलि उठ गई है क्या? तो शीतल ने नाव में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, वो नहीं उठी है, आराम से सो रही है, फिक्र मत करो तुम बेटा, वो मेरे पास आराम से सो जाएगी, मैं उसे हैंडल कर लूँगी। और अब तो वो मुझे अच्छे से पहचानने लगी है, मेरे साथ वक्त बिताती है, मेरे साथ खेलती भी है और तो और कल तो वो मुझे भी माँ कह रही थी। तो ज्योति बोलती है कि ठीक है तो फिर माँ आज आप उसे अपने पास ही सुला लीजिए, आपके पास सो जाएगी तो फिर मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। शीतल ने भी अब ज्योति की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई बार ये कह चुकी हूँ कि एक बार फिर कहती हूँ बेटा, मेरा अजय बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है मेरा बेटा। ज्योति ने भी शीतल के नज़दीक जाकर शीतल को प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे शीतल के सारे इमोशंस को वो अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही हो, वो शीतल की सारी फीलिंग्स को अपने आप को महसूस करा रही और फिर धीरे से बोलती है कि माँ आप फिक्र मत करो प्लीज़, मेरे और अजय के बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और फिर अगर अब कुछ ठीक नहीं भी होगा ना तो फिर मैं आज ठीक कर दूंगी, आप अपने अजय की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और ये सुनकर तो शीतल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी, उसे सच में अपने बेटे की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जो कुछ भी अब शादी के वक्त हुआ था उसके चलते शीतल ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांट दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा था। पर अब वो एकदम से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी पसंद की लड़की मिल गई थी, जिसे वो प्यार करता था, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में चाहता था। शायद अजय अब ढंग से जीना चाहता था, जीना भी सीख गया था। और करीब 20 मिनट के बाद ज्योति कमरे में वापस आती है तो अजय बेड पर लेटा हुआ आराम से सो चुका था। तो ज्योति को अब थोड़ा सा गुस्सा तो आ गया था अजय के ऊपर, उसे इस तरह से सोता हुआ देखकर, लेकिन फिर भी वो अजय के पास जाकर आराम से लेट गई थी और फिर कुछ देर तक तो अजय को ही प्यार से निहारती रहती है और फिर उसने अपना सिर अजय के सीने पर छुपा लिया और फिर अजय पर अपनी पकड़ बनाकर आराम से उसके गले लगकर सो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की गले लग के सो रहे थे। इधर दूसरी तरफ निव्यांश जब ऑफिस से घर आया तो लिविंग एरिया में सब बैठे हुए थे और बंदरों की टुकड़ी और वानर सेना भी वहीं पर बैठी हुई थी। धीरे धीरे बंदरों की टुकड़ी ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब धीरे धीरे सब ऑफिस जाने लगे थे। निव्यांश की नज़र अभी नियति को ढूंढ रही थी, वो चारों तरफ देख रहा था मगर उसे नियति कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर वो एकदम से खड़े होकर बोलता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जैसे जैसे वो अब सीढ़ियों से होता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे वानर
सेना के साथ साथ बंदरों की टुकड़ी भी हल्के हल्के से हंस रही थी और सबको बहुत मजा आ रहा था। आखिरकार सब जानते थे कि निव्यांश नियति के पास जाने का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि नियति अभी उसे वहां पर दिखाई नहीं थी, इसीलिए वो उसके पास जाना चाहता है। सबका हंसना सुनकर निव्यांश ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर वो पलटकर सबको देखकर बोलता है कि क्या है, आप सबकी बीवियां तो यहीं पर है ना? मेरी बीवी नहीं है तो फिर क्या मैं अपनी बीवी को भी ना देखूं जाकर कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, वो ठीक है भी या फिर नहीं? इतना कहकर निव्यांश के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो अपनी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया था। निव्यांश अपने कमरे में आया तो वहां पर नियति उसे नहीं दिखाई देती है। अब तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था और फिर वो बोलता है कि नियति, नियति कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? लेकिन उसे कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती है। निव्यांश जल्दी से अब बालकनी की तरफ जाता है। नियति उसे वहां पर भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम में से आवाज़ सुनाई देती है। निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि यार, लगता है फिर से इसे वही वॉमिटिंग हो गई है, इसे वॉमिटिंग तो बंद ही नहीं हो रही है। यार, ये प्रेगनेंसी भी ना मेरी नियति को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। निव्यांश जल्दी से वॉशरूम में गया तो फिर नियति जो अपने चेहरे को साफ कर रही थी और हाँफ रही थी। निव्यांश नियति को संभालता हुआ कमरे में लेकर आता है और फिर उसने नियति को प्यार से बेड पर बैठाया और फिर नियति के बालों को सहलाते हुए बोलता है कि तबीयत ज़्यादा खराब है क्या, तो डॉक्टर के पास चले क्या? नियति बोलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो नियति ने भी हाँफते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि नहीं नहीं, माँ कह रही थी कि ये सब कुछ तो होता ही है जब प्रेगनेंसी होती है, लेकिन सच में तुम्हारे बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा तंग करता है तुम्हारा बच्चा मुझे। इतना कहकर नियति की आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि वो प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे हर वक्त हर चीज़ परेशान कर रही थी। निव्यांश ने नियति के पेट पर हल्का सा हाथ लगाकर कहा कि क्यों क्यों भाई छोटे शैतान, मेरी बीवी को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है? तो अंदर से शांति से बैठा नहीं जा रहा है क्या? वो रोने लगी है, तू बाहर आ जा एक बार, फिर तुझे बताता हूँ मैं, समझा? तो नियति फिर से अपनी आंखों में आंसू लिए निव्यांश को देखकर बोलती है कि अभी तो इसके बाहर आने में 4 महीने हैं, 4 महीने में तो ये मुझे पागल कर देगा, पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी मैं। निव्यांश, सच में ना कुछ ना खाने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है, बस पूरा दिन ऐसे ही परेशान रहती हूँ मैं, दिन भर उल्टियाँ आती रहती हैं मुझे, एसिडिटी होती रहती है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो बिल्कुल अलग है। मैं ना पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी, सच कह रही हूँ, पागल हो जाऊंगी मैं। निव्यांश के चेहरे पर तो अब मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने नियति के आंसू पोंछे और फिर उसका सिर अपने सीने पर प्यार से रखकर कहा कि यार, अब शेर के बच्चे को पैदा करोगी तो फिर परेशानी तो होगी ही ना थोड़ी बहुत। तुम्हें क्या लगता है कि कोई सोनू मोनू पैदा हो जाएगा क्या? ये प्रताप खानदान का वंश है, प्रताप खानदान का आने वाला है, तो फिर परेशान तो करेगा ही ना तुम्हें। और हाँ, देख तो रही हो ना तुम, हम सारे भाइयों को कितने ज़्यादा शैतान हैं हम, किसी के अंदर कोई भी गुण नहीं है जो बचे हों। तो तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चा शैतान नहीं होगा क्या? क्या वो एकदम से लोंदू होगा क्या? अब हमारे बच्चे और भी ज़्यादा शैतान पैदा होंगे, समझी तुम? निव्यांश ने नियति के बालों को सहलाते हुए कहा कि बस बस अब 4 महीने ही तो बचे हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा नियति, फिक्र मत करो तुम, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ स्पेशली। कल अरमान का फ़ोन आया था, अंशिका भी तुम्हारी जितनी ही परेशान हो रही है, उसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंशिका जो बहुत ज़्यादा घूम रही थी, इधर उधर चक्कर लगा रही थी, और अरमान जो उसके पीछे फ्रूट की प्लेट लेकर घूम रहा था। अरमान बोलता है कि अंशिका, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो यार प्लीज़, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, वरना तुम्हारी सासू माँ मेरा सिर फोड़ देंगी। वो बस यही कहती हैं कि बहू को खिलाते रहना। तो अंशिका बोलती है कि यार प्लीज़, मेरा खाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम? अरमान बोलता है कि अरे मेरी माँ प्लीज़ खा लेना, थोड़ा सा प्लीज़ खा ले, ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी और फिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ अंशिका थोड़ा सा खा लो यार प्लीज़, मेरी झांसी की रानी, मेरी प्यारी सी अंशिका, प्लीज़ खा लो ना कुछ, थोड़ा सा ही फ्रूट खा लो, नहीं कुछ खाना है तो। अरमान की इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार अंशिका ने भी अरमान के हाथ से प्लेट ली और फिर सोफे पर बैठ जाती है, और फिर उसने सेब का पहला स्लाइस उठाया और जैसे तैसे मुंह से उसे ढकेला, और लेकिन तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और फिर वो सीधा उठकर वॉशरूम के अंदर वॉमिटिंग करने के लिए भाग जाती है। अरमान बोलता है कि यार ऐसा कौन सा योद्धा पैदा होगा जो इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, तू इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कौन सा तू इतना बड़ा योद्धा पैदा करने वाली है। अरमान भी बड़बड़ाता हुआ अंशिका के पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो अंशिका
अंशिका को संभालता हुआ कमरे में बाहर लेकर आ जाता है। अंशिका अरमान को गुस्से से घूर कर देखकर बोलती है कि ये ना बाहर आकर बहुत ही ज्यादा पीटने वाला है मुझे, सच बता रही हूँ अरमान, इसकी पिटाई ना की ना मैंने तो फिर मैं भी इसकी मां नहीं, इसे बहुत ज्यादा पीटूंगी मैं, इसने मुझे इतना ज्यादा परेशान करके रखा है। तो अरमान भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर अंशिका से बोलता है कि हाँ हाँ पक्का, अपने बच्चे के साथ जो भी करना है ना तुम कर लेना, वैसे भी ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, इतना तो इसके बाप ने भी नहीं किया होगा जितना कि ये पैदा होने से पहले ही तुम्हें कर रहा है, जितना ये कर रहा है ना इतना किसी ने भी तुम्हें नहीं परेशान किया होगा। उसकी हिम्मत तो देखो, अंशिका प्रताप सिंह को परेशान कर रहा है ये, जिसको आज तक किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। आने तो बाहर, खबर लेता हूँ मैं भी उसके। जहाँ एक तरफ अंशिका और नियति अपनी प्रेगनेंसी से इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी, इतना ज्यादा परेशान थी, तो वहीं रूही को इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी या फिर नहीं, उसकी रिपोर्ट में क्या आएगा। रूही कब से डॉक्टर के फोन का इंतजार करे जा रही थी। रूही बालकनी में खड़ी हुई डूबते हुए सूरज को देख रही थी और उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। तो रूही ने भी बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया और बोलती है कि जी डॉक्टर कहिए क्या रिपोर्ट में आया है। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि रूही क्या बोल रही हो तुम। रूही ने भी अपना फोन देखा तो वो फोन रोहान का था और रोहान का कॉल अभी रूही के फोन पर आया था। रूही ने भी जल्दी से अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन तभी रूही की हिचकियां एकदम से शुरू हो गई थी और रोहान रूही की हिचकियां सुन रहा था। उसने कहा कि रूही क्या प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी, तुम क्या सोच रही हो, किस बात से तुम इतना ज्यादा परेशान हो। रूही मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। लेकिन रूही की हिचकियां तो कम ही नहीं हो रही थी और फिर उसने फोन को कट कर दिया और साइड में रख दिया और फिर अपनी हिचकियों को जैसे तैसे कंट्रोल करने लगती है। करीब 10 मिनट के बाद रूही ने फिर रोहान को कॉल किया और फिर रोहान ने फिर अपने फोन को उठाया और रिसीव करते हुए कहा कि क्या छुपा रही हो रूही, प्लीज बताओ मुझे, बता क्यों नहीं देती हो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में हो तुम, और कौन से डॉक्टर का वेट कर रही थी तुम, किस रिपोर्ट के बारे में बोल रही थी तुम। रूही बोलती है कि नहीं किसी भी डॉक्टर का तो नहीं, बस वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से एकदम से निकल गया था, कोई सीरियल देख रही थी ना मैं, इसीलिए। आप बताओ ना, आप कुछ काम था क्या, आपने क्यों कॉल किया था मुझे। तो रोहान ने भी अब रूही से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा था, मगर उसके दिमाग में एक शक पैदा हो गया था। उसे रूही पर हल्का सा शक जरूर हो गया था, क्योंकि रूही जब नर्वस होती थी तो ही उसे हिचकियां आती थी, वो हिचकियां लेने लगती थी। और रोहान बोलता है कि तो ठीक है, तुम तैयार रहना, फार्म हाउस चलते हैं, आज कुछ दिन वहां पर रहेंगे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो रूही ने भी रोहान को मना करते हुए कहा कि नहीं रोहान, दिवाली आने वाली है तो अब हम वहां पर जाकर क्या करेंगे। रोहान बोलता है कि 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे ना, दिवाली से पहले ही घर वापस आ जाएंगे, अब तुम प्लीज तैयार हो जाओ। बड़ी मुश्किल से तो बड़े पापा से कहकर मैंने छुट्टी ली है ऑफिस से, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी देर रहना चाहता हूँ, आज शाम को तैयार हो जाना, आज रात को ही हम दोनों ही फार्म हाउस के लिए निकलेंगे। ओके। तो रूही तो अभी कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, खासकर तब तक जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि उसे अब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। लेकिन रोहान की इतनी ज्यादा जिद करने की वजह से वो तैयार होने लगी थी और उसने भी हाँ कर दिया था। करीब 2 घंटे के बाद रोहान ड्राइव कर रहा था और रूही जो बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी और फिर बीच बीच में अपना फोन भी चेक कर रही थी कि कहीं डॉक्टर का फोन या मैसेज तो नहीं आया है। रोहान बोलता है कि किसका फोन आने वाला है जो तुम इतना ज्यादा चेक कर रही हो, जो तुम इतना देर से परेशान हो रही हो, अपने फोन को देख रही हो। रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, किसी का भी नहीं, बस ऐसे ही नियति से चैट कर रही थी ना मैं, इसीलिए देख रही थी। रोहान ने रूही के गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से थपथपाते हुए कहा कि तो इतना ज्यादा डर क्यों रही हो तुम रूही, अपनी ही बहन से बात कर रही हो ना, तो फिर इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है। रूही कुछ भी नहीं बोलती है और रोहान ने भी अब गियर चेंज करते हुए फिर से कहा कि रूही कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो तुम, कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दूंगा। रूही प्लीज झूठी मुस्कुराहट के साथ ऐसे मत जियो। रूही भी फिर से बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और फिर आपके साथ रहती हूँ तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रोहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और फिर रोहान ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रोकी। थोड़ी देर में ही दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। रूही ने रोहान की बाजू कसकर पकड़ ली थी और फिर वो बोलती है कि रोहान इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है, क्या यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, क्या लाइट चली गई है क्या, बोलो ना रोहान। रोहान बोलता है कि यार तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेबी, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाती हो। इतना कहकर उसने एक बटन प्रेस किया और वहां पर हल्की हल्की सी रोशनी आ जाती है। पूरा फार्म हाउस अब एकदम से सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। रूही ये सब कुछ देख
देखकर थोड़ा सा हैरान हो गई थी और फिर एक सेकंड के लिए तो उसकी सारी टेंशन भी दूर हो गई थी। फार्म हाउस के बीचों बीच में एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। रूही रूहान को देखकर बोलती है कि इतना बड़ा केक किसने मंगाया है, इतने बड़ा केक को कौन खाएगा रूहान। और तभी इधर उधर के कमरे से बंदरों की टुकड़ी अपने अपने पार्टनर के साथ निकलते हुए बोलती है कि अरे यार भाभी, हम सब खाएंगे और कौन खाएगा, आप ना क्या अकेले ही इस केक को खाना चाहती हो क्या। तो रूही ने भी अब सबको देखा तो एकदम से हैरान हो गई थी और फिर वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि आप सब कब आए, आप लोग भी यहाँ पर हो। तो रूहान बोलता है कि इन सबको मैंने पहले से ही आने के लिए कह दिया था। और फिर रूहान ने भी अपनी जेब में से एक नेकलेस निकाला जिसमें डबल और लिखा हुआ था और रूही को वो प्यार से पहनाते हुए बोलता है कि हैप्पी बर्थडे बीवी, तुम्हें क्या लगा था कि हम सब तुम्हारा बर्थडे भूल जाएंगे, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है तुम्हारा हस्बैंड। रूही हैरानी से रूहान को देख रही थी और फिर आज उसका बर्थडे था और वो टेंशन में इतना ज़्यादा भूल गई थी कि आज उसका बर्थडे भी है। रूही ने नियति की तरफ देखा तो नियति बोलती है कि मुझे तो निव्यांश ने पहले ही पहना दिया है। इतना कहकर उसने अपने गले में पहनाई हुई एक चैन को दिखाते हुए रूही को कहा कि ये देखो, ये निव्यांश ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। निव्यांश बोलता है कि चलो अब जल्दी से तुम दोनों केक कट कर लो। और फिर वहाँ पर बंदरों की टुकड़ी भी आ चुकी थी। वहाँ पर वानर सेना नहीं थी। घर के जूनियर्स ने अपनी पार्टी अकेले सेलिब्रेट करने के लिए सोचा था और फिर बंदरों की टुकड़ी ने भी अब परमिशन ले ली थी वानर सेना से। थोड़ी देर के बाद रूही और नियति ने मिलकर केक कट किया और फिर एक दूसरे को केक खिलाया। थोड़ी देर के बाद सब डांस करने लगते हैं। सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। रूहान रूही के साथ मिलकर आराम से प्यार से डांस करता हुआ बोलता है कि मज़ा आया बीबी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज, खुश तो हो ना तुम। रूही बोलती है कि सरप्राइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन घर के बड़े होते ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। तो रूहान बोलता है कि अरे हम लोग यहाँ पर ड्रिंक पार्टी भी करेंगे ना, तो फिर बड़ों को यहाँ पर क्या काम है यार। और फिर बड़े होते तो शायद हम लोग ड्रिंक भी नहीं कर पाते, हम लोग पूरी पार्टी इंजॉय नहीं कर पाते, कभी तो समझा करो ना बेबी। और वैसे भी दिवाली के वक्त तो सब साथ में ही होंगे ना, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत स्पेस तो होना ही चाहिए, वानर सेना को भी तो थोड़ा बहुत स्पेस देना चाहिए अब हमें। रूही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर से वो रूहान के साथ कपल डांस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर रूहान के सीने पर प्यार से रख लिया था और फिर रूहान ने भी रूही के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा कि रूही बताओ बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उदास रहती हो तुम। रूही ने नम आंखों से रूहान की तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि नहीं रूहान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप मेरे साथ हो, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे साथ मेरा सपोर्ट बनकर रहता है। रूहान ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा बीवी। थोड़ा बहुत डांस करने के बाद सब अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे और फिर मज़े से खाना खाने लगे थे। निव्यांश नियति को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था और अरमान भी अंशिका की प्लेट में अलग अलग डिशेज सर्व कर रहा था। और रूही जो एक बार नियति को देखती और फिर एक बार अंशिका को देखती, उसकी आंखों में हल्की हल्की सी उदासी छा चुकी थी। रूहान ने रूही को देखकर कहा कि ऐसे क्या देख रही हो तुम, हमारा भी तो बच्चा आएगा ना, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो यार, तब तुम भी ना ऐसे ही परेशान हो जाओगी जैसे नियति भाभी और अंशिका हैं। रूही रूहान की तरफ देखने लगती है और फिर रूहान ने नियति की तरफ देखकर कहा कि साली साहिबा, तुम्हारे बच्चे का नाम मैं रख दूं क्या। तो निव्यांश ने भी रूहान को देखकर कहा कि क्यों भाई, तू अपने बच्चे का नाम रखना, मेरे बच्चे का नाम क्यों रखेगा तू, मैं खुद ही अपने बच्चे का नाम रख लूँगा यार, तू मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है, तू ना अपना सोच, अपने बच्चे के नाम सोच, समझा तू। तो रूहान ने भी निव्यांश की तरफ देखा और कहा कि यार कमाल है यार, बिल्कुल पागल है तू, मैं अपने बच्चे का भी रख लूँगा, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है यार, दोनों ही बच्चे मेरे ही तो होंगे, मैं दोनों का नाम रख लूँगा, समझा तू। क्यों नियति, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो नियति ने भी अपना सिर पकड़ लिया था और फिर बोलती है कि अभी बच्चा आया भी नहीं है और फिर अभी से ही उसके नाम रखने के लिए आप लोग ऐसे लड़ने लगे, हमें नहीं पता है, जो भी करना है आप दोनों मिलकर कर लो। थोड़ी देर तक तो अब ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है और फिर अगले 1 घंटे में ही रूही रूहान अपने कमरे में आ चुके थे और कमरा भी बहुत अच्छे से सुंदर सा डेकोरेट हो रखा था। रूही बोलती है कि इतना सब कुछ मेरे लिए किया है आपने। तो रूहान ने भी अब रूही की कमर पर हाथ रखकर प्यार से उसे खुद से सटाया और फिर रोमांटिक आवाज़ में बोलता है कि हाँ यार, और किसके लिए करूँगा मैं ये सब कुछ, दिख नहीं रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान ने एक बार फिर से रूही की अपने बाहों में कस लिया और फिर रूही बोलती है कि अच्छा, आपको अपने बच्चे का क्या नाम रखना था बताइए मुझे। रूहान बोलता है कि बेटी हुई तो फिर माही रखूँगा और बेटा हुआ तो अथर्व रखूँगा और अभी तो
नाम रखने में बहुत ज़्यादा वक्त भी है ना, तुम ज़्यादा सोचो मत, जब आएगा तब हम फिर से सोच लेंगे। रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तभी रूही का फ़ोन वाइब्रेट होता है। रूही रूहान से थोड़ा सा दूर जाने लगी तो रूहान ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि अरे यार मत जाओ ना प्लीज़, कम से कम आज के दिन तो फ़ोन से रेस्ट ले लो, हर वक्त बस फ़ोन में चिपकना रहता है तुम्हें। रूही थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि बस बस 2 मिनट देख कर आती हूँ मैं, किसका फ़ोन आ रहा है। इतना कहकर रूही ने अपना फ़ोन जो कि अभी टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाया और जल्दी से बालकनी की तरफ चली जाती है। फ़ोन किसी और का नहीं था जबकि डॉक्टर का आ रहा था। रूही ने अभी फ़ोन को जल्दी से रिसीव करते हुए कहा कि हाँ डॉक्टर, क्या आया है मेरी रिपोर्ट में, बताइए मुझे, को सब कुछ नॉर्मल तो है ना। सामने से आवाज़ आती है कि मैम मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। और ये सुनकर रूही के तो जैसे जान ही निकल गई थी, उसकी आंखें एकदम से भर आई थी और उसके हाथ से एकदम से फ़ोन छूट गया था और वो वहीं बालकनी में धीरे धीरे बैठ गई थी और वो बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रूहान उसका रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ देर तक तो रूही चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है और तभी रूहान की आवाज़ आती है कि रूही अंदर आओगी या फिर नहीं आओगी, वहीं पर बैठी रहोगी। तो रूही ने भी अपना आप को संभाला और फिर फ़ोन उठाया और चुपचाप से अंदर चली जाती है। रूहान पहले ही रूही के चेहरे पर टेंशन देख रहा था और फिर अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रूही एकदम से मर गई हो, उसके अंदर तो जैसे जान ही ना बची हो। रूही को ऐसे देखकर रूहान ने भी अब रूही के गाल पर अपना हाथ लगाकर फिर से उसे थोड़ा सा परेशानी से पूछा कि क्या हुआ है रूही। रूही कुछ भी नहीं बोलती है और फिर उसने रूहान को प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर रूहान ने फिर से रूही से कहा कि रूही प्लीज़ कोई टेंशन है तो बता दो मुझे, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम, क्या हुआ है रूही बताओ। तो रूही बोलती है कि नहीं कोई भी टेंशन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है और शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। रूहान ने अभी रूही को प्यार से अपने गोद में उठाया और फिर बेड पर लेकर आ जाता है और फिर धीरे से उसे लेटाकर उसके सिर को सहलाता हुआ बोलता है कि चलो चलो मैं दबा देता हूँ तुम्हारा सिर, अभी तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन शक्ल तो ऐसे बना रही हो तुम जैसे पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, कौन सा सदमा तुम्हारे दिल में लग गया हो। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम रूही, मुझसे कुछ भी छुपाना मत, अगर कोशिश भी करोगी ना तुम तब भी नहीं छुपा पाओगी, इसीलिए जो कुछ भी है तुम अभी मुझे सच सच बता सकती हो। रूही नम आंखों से बोलती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ आपसे, कुछ भी तो नहीं है जो मैं आपसे क्या छुपाऊंगी रूहान। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर रूहान की कमर पर हाथ लपेट दिए थे। रूहान कुछ देर तक तो अब रूही के सिर को ऐसे ही सहलाता रहता है और फिर वो भी रूही के पास आकर लेट गया था। कुछ देर लेटने के बाद रूहान बोलता है कि तुम यहाँ पर सोने के लिए आई थी क्या, पर मैं सोने नहीं आया था यार। रूही थोड़ा सा रूहान के करीब गई और फिर उसने रूहान के सीने पर अपना सिर छुपा लिया और फिर उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ चुका था, लेकिन उसने रूहान को महसूस भी नहीं होने दिया कि वो अभी अंदर से कितना ज़्यादा टूट चुकी है। मगर फिर भी उसने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि यार सच में रूहान सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो रूहान ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, साथ में तो हमेशा ही रहना है हम दोनों को, तुम आज रेस्ट कर लो, आराम करोगी तो सिर में दर्द बंद हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ संकल्प और सिया अपने कमरे में थे। सिया बेड पर अलती पलती मार कर आराम से केक खा रही थी और संकल्प बोलता है कि क्या बात है, कुछ और नहीं खाती है क्या, जब से आई हो बस केक ही खा रही हो, इतना ज़्यादा केक नहीं खाना चाहिए यार। तो सिया संकल्प को देखकर बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने कितने दिनों के बाद केक खाया है, मुझे ना बहुत ज़्यादा केक पसंद है, पूरे 1 साल के बाद मैंने आज केक खाया है। और ये सुनकर तो संकल्प की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो बोलता है कि क्यों, 1 साल के बाद क्यों केक खाया है तुमने। सिया बोलती है कि नानू के मरने के बाद मामा मामी ने कभी भी केक खाने ही नहीं दिया मुझे। इतना कहकर सिया फिर से केक को खाने लगती है, लेकिन संकल्प का दिल तो एकदम से धक हो गया था और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। सिया ने कितना कुछ सहा था अपनी लाइफ में और वो कितना आराम से अब अपने आप पर बीती हुई बातों को बोल भी देती थी। तो संकल्प ने भी सिया के हाथों से केक की प्लेट ली और फिर उसे साइड में रखा। सिया बोलती है कि यार क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे केक तो खाने दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केक खाना। लेकिन उससे पहले ही संकल्प ने सिया को कसकर अपने गले लगा लिया था। सिया का दिल तो अब जोरों
जोरों से धड़कने लगा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार संकल्प ने ऐसा क्यों किया। तो वहीं संकल्प ने सिया को ऐसे गले इसलिए लगाया था जैसे अब वो कभी भी उसे छोड़ेगा नहीं, हमेशा उसकी केयर करेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर उसने सिया के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए प्यार से कहा कि सिया प्लीज मत दो ना डाइवोर्स मुझे, मैं तुम्हें वो सब कुछ खिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद होगा, जो तुम चाहती हो, हम हमेशा साथ में खुश रहेंगे। देखो ना मेरे परिवार कितना ज़्यादा अच्छा है, वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तुम कितने अच्छे परिवार को छोड़कर जाना चाहती हो सिया। सिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी तो यही चाहती थी कि वो संकल्प के साथ अपने दिल की बात बता दे और बता दे कि वो उसे पसंद करने लगी है और संकल्प ने उसका काम आसान भी कर दिया था। अब सिया कुछ बोलती उससे पहले ही संकल्प दूर होकर बोलता है कि सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, मैं तुम्हारे ऊपर डिसीजन थोपना नहीं चाहता हूँ सिया, तुम डाइवोर्स देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम आराम से मुझे डाइवोर्स दे सकती हो। इतना कहकर उसने प्लेट उठाई और फिर से सिया की तरफ बढ़ा दी और फिर खुद बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। सिया तो हैरानी से अब संकल्प को देख रही थी और फिर सच में संकल्प कितना ज्यादा कमीना था। वो सिया से सारी बातें बोल भी देता था और फिर उसके ऊपर ही डिसीजन भी थोप देता था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या रूहान जान पाएगा रूही की प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट के बारे में? क्या होगा आखिरकार जब रूहान को पता चलेगा कि रूही कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? आगे इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। नील का ऑपरेशन दिखाया जाएगा, संकल्प और सिया की लव स्टोरी दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद इस कहानी का डी एंड होगा। अभी मुझे क्लियर नहीं है कितने पार्ट्स होंगे।